तो बात करते हैं आज इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम पहला केस देखते हैं पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि आया था 2017 में। इसमें जो रिटायर्ड जस्टिस थे आपका के पुत्तुस्वामी, इन्होंने चैलेंज किया था आधार कार्ड की वैलिडिटी को कि भाई ये राइट टू प्रिवेसी को क्या करता है, वायलेट करता है हमारे फंडामेंटल राइट को। अब ये इशू बिफोर द कोर्ट वाज दैट वेदर राइट टू प्रिवेसी वाज अ फंडामेंटल राइट और नॉट। जो कोर्ट के सामने इशू गया, वहां पे ये इशू गया कि जो हमारा फंडामेंटल राइट में ये राइट टू प्रिवेसी को इंक्लूड किया जाता है या नहीं। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा, क्या कहा कि भाई जो राइट टू प्रिवेसी है पार्ट ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो आपका राइट टू लिबर्टी आपका आर्टिकल 21 के अंडर दिया जाता है, वो इंक्लूड करता है राइट टू प्रिवेसी को भी। ठीक है, हाउएवर इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। आपका जो राइट टू प्रिवेसी है ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसको फंडामेंटल राइट के अंदर काउंट किया गया। अब आइए नेक्स्ट केस देखते हैं, आपका इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। ये भाई आपका आया आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन, जिसमें ये कहा गया था कि 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा, किसको, ओबीसीज को। क्या हुआ, लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री विटनेस एन एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट दैट लेड टू रियॉट्स। ठीक है, जब ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई कि भाई आपको 27% ओबीसीज को कोटा दिया जाएगा रिजर्वेशन, तो उसके खिलाफ कई एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट होने लगे। ठीक, उसके बाद दिस केस चैलेंज द रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो ये जो आपका चैलेंज था, ये केस क्या चैलेंज कर रहा था कि जो भाई आप ओबीसीज को रिजर्वेशन दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ये सही है या नहीं। तो जजमेंट आया, कोर्ट ने ये कहा कि अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 27% रिजर्वेशन फॉर द ओबीसीज विद द सर्टेन कंडीशंस। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये जो 27% रिजर्वेशन दिया जा रहा है ओबीसीज को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ये क्या है, ये सही है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन क्या कि भाई जो अगर ओबीसी में कुछ क्रीमी लेयर्स आती है, उनको क्या किया जाएगा, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सेकंड क्या कहा कि नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, तो जो प्रमोशन में क्या किया जाएगा, कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आता है, क्या कह रहा है, टोटल रिजर्व कोटा शुड नॉट एक्सीड 50%। तो जो रिजर्वेशन का कोटा है उसका 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं किया जाएगा। तो ये पूरे पॉइंट्स थे इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस आता है आपका मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि आया था आपका 1980 में। मिनर्वा मिल्स क्या थी, एक टेक्सटाइल मिल थी जो कि बैंगलोर में थी। कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसे क्या कर दिया था, नेशनलाइज कर दिया था। कब, 1970 में। अब जो इसका ओनर थे मिनर्वा मिल्स के, इस जो नेशनलाइज किया था गवर्नमेंट ने, उसको क्या किया, उसने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में इसके ओनर ने। इट आल्सो चैलेंज द प्रोविजंस ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। एंड जो 42nd अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का 1976 का, उसको भी चैलेंज किया गया, जो कि नलिफाई करता है आपका, क्या करता है, नलिफाई करता है केशवानंद की वर्डिक्ट को। मतलब यहाँ पे दो चीजें चैलेंज की गई। पहला, इसके ओनर ने उसके नेशनलाइजेशन को क्या किया, चैलेंज किया। सेकंड, 42nd अमेंडमेंट जो आया 1976 का, वो क्या कर रहा था, केशवानंद भारती का जो वर्डिक्ट था उसे नलिफाई कर रहा था, उसको चैलेंज किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा, द जजमेंट स्ट्रक डाउन 2 चेंजेस मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 19। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो 2 चेंजेस किए गए हैं 42nd अमेंडमेंट के अंडर 1976 में, वो प्रॉपरली सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा, वो डिक्लेयर किया कि ये जो कर रहे हैं, जो 2 चेंजेस किए गए हैं 42nd अमेंडमेंट में, वो क्या कर रहे हैं, वॉयलेट कर रहे हैं आपके बेसिक स्ट्रक्चर को। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, सॉरी, केशवानंद भारती के केस में क्या कहा गया था कि भाई जो पार्लियामेंट है उसको राइट है फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंड करने की, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स में भी अमेंडमेंट करने की, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को वो क्या नहीं कर सकती, उसको वॉयलेट नहीं कर सकती। सेम चीज यही कहा कि जो 42nd अमेंडमेंट के 2 चेंजेस है, वो क्या कर रहे हैं, वो इसके बेसिक स्ट्रक्चर की क्या कर रहे हैं, वॉयलेटिव कर रहे हैं, वॉयलेशन कर रहे हैं। तो इसीलिए ये पूरी तरह सही नहीं है। इट मेक्स क्लियर दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट द पार्लियामेंट इज सुप्रीम। और कोर्ट ने यह भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ही ऊपर है, पार्लियामेंट नहीं। तो पार्लियामेंट अपनी मन मर्जी से कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकती है। आइए थर्ड केस देखते हैं।
आगे आता है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस। इसमें क्या हुआ, ऑन जुलाई 1977 को जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस था दिल्ली का, उसने क्या किया, मेनका गांधी को बोला गया कि सरेंडर करने के लिए उनका पासपोर्ट, ठीक है, लेकिन इनको कोई वैलिड रीजन नहीं दिया गया, ठीक है, वैलिड रीजन नहीं दिया गया, बताया गया कि भाई ये पब्लिक इंटरेस्ट में किया जा रहा है, ठीक। अब उसके बाद जो मेन इशू अराइज होता है, मेन इशू इन दिस केस वाज वेदर द राइट टू गो अब्रॉड इज अ पार्ट ऑफ द राइट टू पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई क्या अब्रॉड जाने का जो अधिकार है वो हमारे फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू पर्सनल लिबर्टी की, क्या उसमें आता है। तो कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज इंक्लूडेड इन द राइट टू पर्सनल लिबर्टी। भाई अब्रॉड जाने का जो अधिकार है वो भी राइट टू पर्सनल लिबर्टी में ही आता है आर्टिकल 21 के अंदर, ठीक है। देन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही, द सुप्रीम कोर्ट आल्सो रूल्ड दैट द मेयर एक्जिस्टेंस ऑफ एन enabling law was not enough to restrain personal liberty. Such a law must also be just, fair and reasonable. अब यहाँ पे क्या कहा गया कि भाई ये सिर्फ ना देख लेना कि पूरा प्रोसीजर जो लॉ में स्टैब्लिश किया गया है उसको फॉलो किया जा रहा है, यानी अगर वो फॉलो किया भी है लेकिन अगर वो जस्ट, फेयर और रीजनेबल नहीं है तो भी उसको नहीं माना जाएगा, तो भी वो क्या कर रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है। तो ये था आपका मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। नेक्स्ट केस देखते हैं, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस जो कि 1975 में आया था। इस केस में क्या हुआ था, 1971 में जो राजनारायण थे इन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था रायबरेली से, किसके अगेंस्ट, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट, ठीक है। ही फाइल्ड केस अगेंस्ट द इंदिरा गांधी फॉर परफॉर्मिंग इलेक्शन माल प्रैक्टिसेस। अब ये इन्होंने क्या किया ना, रायबरेली से लोकसभा का इंदिरा गांधी के अगेंस्ट लड़ा लेकिन ये इलेक्शन हार गए। तब ये सुप्रीम कोर्ट में गए कि भाई इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसको सही से उपयोग ना करके उसमें माल प्रैक्टिसेस हुई है, इसीलिए इनका जीतना पूरी तरीके से सही नहीं है। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को पाया कि इंदिरा गांधी गिल्टी है, ठीक है, कि उन्होंने माल प्रैक्टिसेस का यूज किया है। फिर therefore the court held that she cannot continue as PM and cannot contest election for another 6 years. हाई कोर्ट ने क्या कहा कि भाई जो इंदिरा गांधी है वो कंटिन्यू नहीं करती पीएम के पद के लिए, नहीं कर सकती, और आगे आने वाले 6 सालों में भी क्या नहीं लड़ सकती, वो ये इलेक्शन नहीं लड़ सकती है, उसमें पार्ट नहीं ले सकती है। फिर इंदिरा गांधी अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। अब इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जजमेंट की अगेंस्ट ही कहाँ गई, ये गई सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कब गई, 24 जून 1975 में। अब सुप्रीम कोर्ट बीइंग इन वेकेशन ग्रांटेड कंडीशनल स्टे ऑन हाई कोर्ट्स वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट की उस समय छुट्टियां चल रही थी, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट था उस पर स्टे लगा दिया। उसके बाद देयर आफ्टर ऑन 25 जून 1975 साइटिंग इंटरनल डिस्टर्बेंस प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद डिक्लेयर इमरजेंसी। अब भाई यहाँ पे एक और बात आती है, भाई जब 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने क्या किया, प्रेसिडेंट को एक चिट्ठी लिखी और उसमें बोला कि भैया इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रही है, आप इमरजेंसी लगा दो। और इन्होंने, कौन थे प्रेसिडेंट उस वक्त, फखरुद्दीन अली अहमद, उन्होंने क्या किया, उनकी बात मानी और इमरजेंसी लगा दी, ठीक है। आगे क्या पॉइंट्स आते हैं, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां खत्म हो गई, उसके बाद उन्होंने ऑर्डर किया पार्टीज को 11 अगस्त 1975 को कि भाई दोनों पार्टीज क्या है, कोर्ट के बिफोर आए, जिससे हम हाई कोर्ट, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट था जिसपे स्टे लगाया था, उसकी आगे जजमेंट दे सके। अब हाउएवर ऑन 10th अगस्त, ठीक है, अब देखो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, यहाँ पे 11 अगस्त 1975 को आपको कोर्ट में इनको पेश होना था। ठीक एक दिन पहले 10 अगस्त को उन्होंने 39 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ उन्होंने क्या किया, एक आर्टिकल पास किया, ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में 329A, ठीक है। अब इसमें क्या पॉइंट डाला इन्होंने, ये अमेंडमेंट क्या कहता था कि भाई जो इलेक्शन से किसके, प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के, वाइस प्रेसिडेंट के, स्पीकर ऑफ लोकसभा के, वो क्या है, अनजस्टिफिएबल है, मतलब उनपे कोर्ट चर्चा नहीं कर सकती है। अब देखिए यहाँ पे अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कितना कुछ किया जा रहा था। अब यहाँ पे कोर्ट ने इस पे जजमेंट में क्या था, द सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। फिर सुप्रीम कोर्ट ने किसकी बात की,
बेसिक स्ट्रक्चर की एंड स्ट्रक डाउन क्लॉज 4। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी कर सकती है और एफआर में भी अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन तब तक जब तक उसका बेसिक स्ट्रक्चर वॉयलेट ना हो। लेकिन जो इन्होंने आर्टिकल 329 ए का क्लॉज 4 ऐड किया है वो क्या कर रहा है, वो बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट कर रहा है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या किया, रिपील कर दिया। एंड विच वॉज इंसर्टेड बाई 39th अमेंडमेंट इन 1975, जो कि 39th अमेंडमेंट 1975 से क्या किया गया था, एड ऑन किया गया था। अब आता है ऑन द ग्राउंड्स दैट इट वाज बियॉन्ड द पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर एज इट डिस्ट्रॉयड द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर फीचर्स। ठीक है, वही सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर तो है, वो अमेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं। तो ये था आपका इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस।